मैं धर्मराज भाई अब आपसे जरा समझूं कि ये सीए को अगर आज आप इम्प्लीमेंट रात में कर रहे हैं, वो कहते हैं 2019 में पास हो गया था, आज हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो ये बिना किसी कारण के नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसको अब वो हम लोग शायद अभी एक बार आ जाएगा और फिर एक आध दिन में समझ जाएंगे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ चुनाव से रिलेशनशिप है। मैं इसको मानने को नहीं तैयार हूं कि उसका चुनाव से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर सीए आज इम्प्लीमेंट रात से कराया जा रहा है तो उसकी एक कुछ ना कुछ कनेक्शन है चुनाव से। शायद अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, आप उसको बेहतर बता पाए। मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में जाके, मैं अभी इससे पहले एक शो कर रहा था उड़ीसा का, उड़ीसा में जाके जिस टर्म्स पे उनसे गठबंधन करने के लिए जोर डाला जा रहा है, मतलब एक पार्टी जिसकी 112 सीटें, 112 एमएलए, उनसे कहा जा रहा है नहीं तुम 100 सीटों पे लड़ो। एक पार्टी जिसके 12 एमपी, उससे कहा जा रहा है नहीं नहीं हम 14 पे लड़ेंगे, तुम 6-7 पे लड़ो। तो ये डेस्परेशन है, और ये डेस्परेशन ये भी दिखा रहा है कि 272 का नंबर नहीं दिख रहा है। तो मैं इस पे धर्मराज जी जरा समझना चाहूंगा, ये सीएनआरसी क्या बिल्कुल एक इनोसेंट वो आ गया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव पे अपना आ गया है कुछ और, या हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं? सारी चीजें गुत्थी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, गोयल जी का जाना, सीएनआरसी का इम्प्लीमेंट होना, इत्यादि इत्यादि। देखिए आनंद भाई, ये जो आपने कहा कि ये जो सीएए का अचानक से इस तरीके से उन्होंने रूल्स फ्रेम करके जो अनाउंस किया, और आप जो कह रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका इलेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपसे पूरी तौर पर इत्तेफाक रखता हूं। इसका केवल और केवल इलेक्शन से ही रिश्ता है। देखिए, पिछली बार जब इसको लेकर बहस हो रही थी 370 पार 400 पार, मैंने उस समय एक बात कही थी कि ये सारा इवेंट करने के बावजूद, ये 370 पार 400 पार का जो पूरा डायलेमा तैयार कर रहे हैं, उसके बावजूद हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी, विशेष करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जिनको भारतीय राजनीति में जो है चुनावी चाणक्य के रूप में जो है आरएसएस ने, बीजेपी ने जो प्रमोट किया, मीडिया ने जिस तरीके से इनको प्रमोट किया कि ये तो चुनावी चाणक्य हैं और ये अनबीटेबल है, हकीकत ये है कि इनके अंदर भारी बेचैनी है। क्योंकि आप 2019 के लोकसभा, ये अभी आप आंकड़ों की बात करने की आवश्यकता नहीं है, पिछली बार एक दौर में आपने खुद ये आंकड़ों के बारे में बातचीत की है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो परिस्थितियां इनके साथ थी, और आज 2024 के चुनाव में वो परिस्थितियां बिल्कुल नहीं हैं। और ये जो भी ये कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनका टैक्टिक्स है ये कि एक झूठ को आप 1000 बार बोलो तो वो झूठ अपने आप सच में बदल जाता है। फैक्चुअल पोजीशन है कि चाहे हिंदी पट्टी को ही आप देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, पंजाब हो, इन्हीं केवल अगर हिंदी पट्टी की अगर, या गुजरात हो, हिंदी पट्टी की अगर आप बात कर लें तो 2019 में बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस दिया था या परफॉर्म किया था, 2024 में अगर वो उसको भी रिपीट कर लें एज इट इज, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार राजस्थान में वो 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत सकते। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में उन्होंने 10 लोकसभा की सीटें जीती थी, वो एज इट इज वो चुनाव जीत लें। मुझे ये नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा के चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था, वो यथास्थिति को वो बरकरार रख लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था, अगर उसको भी रिटेन कर लें, तब भी बाकी दक्षिण के सारे राज्यों के अंदर की स्थिति आप देख लीजिए। बिहार के अंदर नीतीश के साथ ये दोबारा जाने के बावजूद जो परफॉर्मेंस बिहार में पिछली बार बीजेपी का था, मुझे नहीं लगता कि वो रिपीट होगा। आरजेडी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, और ये इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के बीच में ये जो एका हुआ है, और ये नीतीश कुमार की ये जो पलटू राम की जो छवि बनी है बिहार में भी, जो है उसका निश्चित रूप से प्रभाव होगा। और ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी का ये असर है कि वो सीएए लेके आ रहे हैं। अब उनका एकमात्र एजेंडा है, वो एकमात्र एजेंडा वही है, केवल और केवल डिवाइसिव पॉलिटिक्स, केवल और केवल जो है कम्युनल पोलराइजेशन, केवल और केवल जो है हिंदुत्व की जो उनकी कोर आइडियोलॉजी है या कोर फिलॉसफी है, उसके आधार पर जो है पूरे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। और ये जो सीएए वो लेकर आ रहे हैं, उनको ये मालूम है भाई, अगर 2019 में पारित हो गया
उसके खिलाफ पूरे देश में इवन कोविड के दरमियान भी सीएए को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ, और उसका नतीजा यह हुआ कि आसाम जैसे जगह में भी उनको ये कहना पड़ा कि वी विल नॉट इम्प्लीमेंट द सीएए। उनको बंगाल में भी जो है वो जिस तरीके का पोलराइजेशन सोच रहे थे वो संभव नहीं हो पाया। तो ये जो सीएए के बारे में 2019 में पारित हो जाने के बावजूद आज अगर वो रूल फ्रेम करने का अलाउंस कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है उनको ये लग रहा है कि सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद जिस 370 पार 400 पार का वो स्लोगन उछाल रहे हैं या एक कैमोफ्लेज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तविकता की रसातल में वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए सीएए के रूल फ्रेम करने के जरिए अपने उसी एजेंडे को, उसी पोलराइजेशन के, एक्सट्रीम कम्युनल डिवीजन और पोलराइजेशन के, और पूरी तौर पर जो है हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं के वोटों के केंद्रीकरण या ध्रुवीकरण का जो उनका बुनियादी मकसद है, उसी एजेंडे को हासिल करने के लिए ये सीएए के रूल्स फ्रेम करने की वो बात कर रहे हैं। इसलिए आपने जो बात कही बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, इसका केवल और केवल इलेक्शन से ही रिश्ता है। अन्यथा 2019 से लेकर 2024 के बीच में उनको क्यों सीएए याद नहीं आया? क्यों उन्होंने जो है सीएए के मामले में कोई रूल्स फ्रेम नहीं किया? क्यों जो है बंगाल में वो जब भी अमित शाह, अभी आप देखेगा कि चुनाव के ठीक पहले जब अमित शाह गए तब उन्होंने ये घोषणा की, और एक बार नहीं बार बार की कि अब सीएए तो लागू होगा, होकर ही रहेगा, क्योंकि उनको ये लग रहा है यही वो टूल है ये पोलराइजेशन का, जिस पोलराइजेशन के टूल के आधार पर ही शायद वो जो वास्तविकता की धरातल है जिसको वो समझ रहे हैं खुद कि उनका जो है दोबारा रिपीट होना उस रूप में संभव नहीं होगा, इसके जरिए शायद उस एजेंडा पर हासिल हो सके, उसी पर आगे बढ़ सके। दूसरी जो बात है मैं कहना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मुझे लगता है कि रियली इट इज अ वेरी रिमार्केबल जजमेंट। आई अप्रिशिएट इट, आई वेलकम इट। और ये हमारे देश के अंदर पूरी जो सारी जो डेमोक्रेसी या जो भी इंडिपेंडेंट हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, लॉयल्टी है, वो पूरी तौर पर जो है संदेह के घेरे में थी। जनता के बीच में भी, इवन जुडिशियरी के बारे में भी, क्योंकि अनेक मौकों पर इवन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, हमारे वकील मित्र गुप्ता जी ने जो बातें कही, ये निर्णय 2017-18 में लागू हुआ, और इस दरमियान करोड़ों रुपए जो है बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है पूरे कॉर्पोरेट्स का ले लिया, और ओपनली उन्होंने अनाउंस किया सारे एयरपोर्ट उन्हीं को देना है, सारे कोल माइंस उन्हीं को देना है, सारे पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सारे पब्लिक सेक्टर्स उन्हीं को देना है, जो इवन जो है एग्रीकल्चर उन्हीं को देना है, रोडवेज उन्हीं को देना है, ट्रांसपोर्टेशन उन्हीं को देना है। मतलब हिंदुस्तान की इकोनॉमी की जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, कोर सेक्टर्स हैं, उन सारे सेक्टर्स को जो है अल्टीमेटली जो है उन्हीं कॉर्पोरेट्स के हवाले किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके मामले में जो भी पिटीशन दायर हुई थी, ये अनफॉर्चुनेट था कि 3 साल 4 साल तक इस मामले में सुनवाई नहीं हुई, और जब हुई एक रिमार्केबल जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय की। पहली बार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में, इसके पहले भी बहुत सारे हुक्मरान रहे, बहुत सारी पार्टियां राज की, मैडम गांधी जैसी डिक्टेटर भी इस देश की सत्ता में रही, लेकिन हमने कभी नहीं देखा जिस तरीके से एसबीआई का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो क्या है कि एसबीआई को कंपेल किया उन्होंने कि वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कहें कि हम जो है इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट देने के लिए हमको जो है समय उपलब्ध कराया जाए, जबकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा सबसे बड़ा बैंकर है। इसके जरिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, एसबीआई जो करोड़ों हमारे देश के लोगों का न केवल खातों की देखभाल करता है, बल्कि मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों का भरोसा हमारे देश के स्टेट बैंक जैसी संस्था पे थी। लेकिन एसबीआई का ये दोबारा है। एक बार इसी एसबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया था गौतम अदानी को ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस को जो है खरीदने के लिए, और उस समय मुझे याद है मैडम अरुंधति जो है वो एसबीआई की चेयरमैन थी, ऑस्ट्रेलिया में उनको जो है कोयला की खदान खरीदना था, और प्राइम मिनिस्टर पीएमओ की तरफ से डायरेक्शन दिया गया, डिक्टेट किया गया, उनको बुलाया गया और अदानी को जो है 6000 करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए मजबूर किया गया। और ये दूसरी बार है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए एसबीआई को मजबूर किया गया कि वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से एफिडेविट दें। ये किस बात की ओर इशारा करता है कि ये चाणक्य की जो चाणक्य राजनीति है, वो राजनीति कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में है। और मैंने पिछली बार भी इस बात का आपको जिक्र करते हुए कहा था, ये कोई और नहीं, आरएसएस का भी ये कहना है कि मोदी के चेहरे का वो करिश्मा नहीं चलने वाला है। आरएसएस का खुद का ये आकलन है, ये मूल्यांकन है कि केवल मोदी के जरिए जो है इस चुनाव की वैतरणी पार नहीं हो सकती। और ये जो गारंटी की जो बात उन्होंने शुरू की, कल तक जिसको रेवड़ी कहा जाता था, आज अगर वो मोदी की गारंटी के रूप में आ रहा है, तो वो उसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि आरएसएस भी जो मूल्यांकन है
उस मूल्यांकन के आधार पर ये बोल रहे हैं। और अलग अलग राज्यों के अंदर अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में कल जो है प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना के जरिए 70 लाख लोगों को 700 करोड़ रुपए दे दिए। हालांकि ये भी अलग बात है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में महिलाओं ने ये शिकायत की कि उनके खातों में कोई पैसे नहीं आए। तो ये सारे किस्म से ये भरमाने की कोशिशों के बावजूद मैं जो कह रहा हूं, ये जो घटनाक्रम हो रहा है और इलेक्शन कमिश्नर का एक जो अभी रिजिग्नेशन आया उसके बारे में ऑलरेडी जो है सिन्हा जी ने भी बात की, सुनील जी ने भी बात की, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उनके अंदर भारी बेचैनी है। और ये इनकी सारी जो चाणक्य करिश्माई जो छवि बनाने की मीडिया के जरिए कोशिश हो रही है, जनता से उनका जो विलगाव है, दूरी है, वो बढ़ी है। और अब आखिरी मैंने ये जो बात, मैं एक बात से जरूर कहना चाहूंगा कि ये सिन्हा जी ने जो बात मैंने कही वो बिल्कुल सही है कि वो जो है इलेक्शन को डिफर नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर कानूनी होगा। और ऑलरेडी जो है संसद का अंतिम सत्र हो गया है, सबको ये मालूम है, विधानसभा हो या संसद हो, उसके जो निर्धारित सत्र है उसके अवसान के पूर्व जो है नई सरकार का गठन होना है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर का अरुण गोयल जी का जो रिजिग्नेशन हुआ, उसके जरिए भी एक संदेह, एक वातावरण पैदा करने की जरूर कोशिश हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये जिनका आपने जिक्र किया, मैडम जया ने भी जो पिटीशन फाइल किया, उसके जरिए भी एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश जरूर हुई होगी, लेकिन वो किसी भी रूप में चुनाव को टाल नहीं सकते। मैनूवर जरूर कर सकते हैं, जो बात सिन्हा जी ने कही मैं उससे पूरी तौर पर इत्तेफाक रखता हूं, और वो मैनूवरिंग के उनके एजेंडे का ही हिस्सा है सीएए का रूल। राज भाई, चलते चलते बस 1-2 मिनट में, चुनाव की तिथि की घोषणा आपके हिसाब से कब हो जाएगी? जब ऑल इज वेल तो चुनाव किस दिन घोषित हो जाएगा? देखिए बात ये मतलब अभी तक तो ऐसा उम्मीद था कि 11 या 12 तारीख को कभी भी जो है एमसीसी लागू हो सकता है, चुनाव की तिथियों की घोषणा हो सकती है। और सारी तैयारियों के बारे में भी अलग अलग माध्यमों से ये जानकारियां जो आ रही थी कि 11-12 के बीच में कभी भी ये चुनाव हो सकता है। लेकिन ये अचानक अरुण गोयल जी का ये घटनाक्रम होना, एसबीआई के पिटीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आना, और उसके बाद जो है ये सरकार के स्तर पर ये बेचैनियां बढ़ना, और जो जानकारियां आपने साझा की, और ये अनिल जी और मेरा ख्याल है सुनील शुक्ला जी ने भी जो बात कही कि अधीर रंजन चौधरी जी ने भी ये बयान दिया कि नया इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने के लिए सर्च कमेटी की मीटिंग वगैरह बुलाई जा रही है। तो ये जो बात अनिल सिन्हा जी ने कही, ये जो मैनूवरिंग का कोशिश है, मैनूवरिंग का कोशिश का एक स्वरूप दिखता है मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन डिफर करना उनके लिए संभव नहीं है, और हर हालत में जो समय सीमा है उसके अंदर अगर इस सरकार का जो अवसान हो रहा है और नए लोकसभा का जो गठन होना है, उसकी तिथियों के आधार पर अगर देखा जाए तो फिर 15 से 16 मार्च के आसपास तक हर कीमत पर इलेक्शन कमीशन को जो है तिथियों की घोषणा करनी पड़ेगी। इसको टाला नहीं जा सकता।